हेलो बच्चों। तो आज मैं करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 किलोग्राम व्हेन मीजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन। जब दोनों ही चीज़ों को वेइंग मशीन से नापा गया है तो दोनों का मास कितना आया है? 100 किलोग्राम आया है। अब तुम्हें ये बताना है इन दोनों में हैवियर कौन होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बॉइंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो वी रो जी होता है। और बॉइंट फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डुबोते हैं तो उस बॉडी पर फ्लूइड क्या करता है? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉइंट फोर्स कहते हैं। और बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला वी रो जी होता है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आप डुबोगे फ्लूइड के अंदर, उतना ही ज़्यादा उस बॉडी पर बॉइंट फोर्स लगने वाला है। ठीक है, कम बॉडी डुबोगे पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर तो उस पर कम बॉइंट फोर्स लगेगा। ज़्यादा पूरा वॉल्यूम डुबो दोगे पानी के अंदर तो उस पर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक, ओके। उसके बाद दूसरा नोट आपको ये करना है कि वेइंग मशीन हमेशा अपेरेंट वेट को मेज़र करती है। जो वेइंग मशीन होती है वो हमेशा अपेरेंट वेट को मेज़र करती है। इसको कैसे समझोगे? देखो, जैसे ये मान लो बच्चों, क्या है? वेइंग मशीन है। ये क्या है बच्चों? वेइंग मशीन है। और ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है बच्चों जिसका मास है 50 किलोग्राम। जिसका मास कितना है बच्चों? 50 किलोग्राम है। अब इसको जब वेइंग मशीन पे रखा जाता है तो वेइंग मशीन क्या करती है? अपेरेंट वेट को नापती है। जैसे अगर मैं इसका ट्रू वेट बोलूँ आपसे कि भाई इस बॉडी का ट्रू वेट बताओ, तो इस बॉडी का मास कितना है? 50 किलोग्राम। तो ट्रू वेट इसका कितना आएगा? W बराबर M इंटू जी। यही तो होता है ना ट्रू वेट। तो ट्रू वेट क्या हो जाएगा? W बराबर M इंटू जी हो जाएगा। तो M कितना है? 50 हो गया। और जी कितना हो गया? मान लो 10 है। तो ट्रू वेट इसका आना चाहिए 500 न्यूटन। कितना आना चाहिए बच्चों? 500 न्यूटन आना चाहिए ट्रू वेट। लेकिन बच्चों ये जो बॉडी है वेइंग मशीन पर तो रखी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये फ्लूइड में भी तो है। कौन से फ्लूइड में? एयर में रखी है। भाई एयर आसपास होगा ना इसके। तो जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में रखते हैं, भले वो एयर हो या पानी हो, तो उस एयर भी, वो फ्लूइड भी तो उस पर अपना एक फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो इसमें भी जो एयर होता है ना, वो भी इस पर एक बॉइंट फोर्स लगाता है, या आप कह सकते हो, है ना। जो एयर है वो भी अपना एक बॉइंट फोर्स इस पर लगाता है, या आप कह सकते हो। और एयर मान लेते हैं कितना बॉइंट फोर्स ऊपर लगा रहा है। हो सकता है वो बॉइंट फोर्स बहुत कम हो, लेकिन लगाएगा। मान लेते हैं 0.01 या 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कौन? एयर लगा रहा है इस बॉडी पर बॉइंट फोर्स। ओके। अब ये बताओ, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 0.1 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो इसका ट्रू वेट था 500 न्यूटन लग रहा था। अब वेइंग मशीन किस वेट को नापेगी? इसको नापेगी कि इसको नापेगी, कि इन दोनों के रिजल्टेंट को नापेगी? तो आंसर है इन दोनों के रिजल्टेंट को नापेगी वेइंग मशीन। तो कितना मशीन नापेगी? तो आंसर है रिजल्टेंट कितना आएगा? 500 न्यूटन नीचे, 0.1 न्यूटन ऊपर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों? 500.0 माइनस 0.1 न्यूटन। और जब माइनस कर दोगे तो 499.9 ये आएगा वेट किसका? इस बॉडी का। किसके द्वारा नापा गया है? वेइंग मशीन के द्वारा। तो वेइंग मशीन के द्वारा ये जो वेट नापा जाता है, ये ट्रू वेट तो है नहीं। ट्रू वेट कितना था? 500 न्यूटन था। ये इस वेट को हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट कहते हैं। और इसमें अगर मैं 0.1 को जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन फिर से आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हो कि ट्रू वेट जो होता है बच्चों, ट्रू वेट जो होता है बच्चों, वो होता है अपेरेंट वेट। दिस इज व्हाट? अपेरेंट वेट जो वेइंग मशीन नापती है। हमेशा याद रखो, अपेरेंट वेट कौन नापता है? वेइंग मशीन नापती है, प्लस बॉयंट फोर्स। दिस इज व्हाट? बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स, ये एक फॉर्मूला आ गया। इतना समझ में आया? अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखो, हमारे पास दो चीज़ें थी। एक था कॉटन जो कि 100 किलोग्राम था, और एक था आयरन जो कि 100 किलोग्राम था। और ये 100 किलोग्राम कैसे आया? तो आंसर है वेइंग मशीन से। वेइंग मशीन ने इसको नापा है। मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन लिखा हुआ है ना साफ साफ। यानी इसको वेइंग मशीन से नापा गया है, तब 100 किलोग्राम आया है। और वेइंग मशीन क्या नापती है बच्चों? अपेरेंट वेट नापती है। तो अगर मैं इसका वेट निकालूं, इसका मैं अगर वेट निकालूं, अपेरेंट वेट निकालूं बच्चों, तो दोनों का अपेरेंट वेट सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसका कितना है? 100 किलोग्राम। और वेट को मल्टीप्लाई, वेट निकालने के लिए जी से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आएगा? 1000 न्यूटन कॉटन का भी आया, और 1000 न्यूटन आयरन का भी आया। तो अपेरेंट वेट क्या है? दोनों का सेम है।
क्योंकि इन दोनों को नापा किसने है, वेइंग मशीन ने नापा है। और वेइंग मशीन क्या नापती है, अपेरेंट वेट नापती है। तो वेइंग मशीन से जब नापा गया तभी तो 100 किलोग्राम आया। तो इसका मतलब इन दोनों का अपेरेंट वेट जो होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, 1000 न्यूटन होगा दोनों का अपेरेंट वेट, जो कि सेम होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और बात पे। देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कॉटन के लिए मैंने लिखा है। तो आयरन की डेंसिटी अगर मैं लिख दूं तो आयरन की डेंसिटी बराबर हो जाएगा आयरन का मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आयरन, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉटन। ठीक, अब ये बताओ आप कि किसकी डेंसिटी कम होती है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये तो आप बता ही सकते हो कि जो कॉटन की डेंसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है, और आयरन की डेंसिटी क्या होती है वो बच्चों ज़्यादा होती है। तो बच्चों आयरन कॉटन की डेंसिटी अगर कम है तो कॉटन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख रहे हो ना। और आयरन की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से साफ साफ दिख, और मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास तो दोनों का सेम है 100 किलोग्राम। तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। और बच्चों जिस बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस पर बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा लगेगा ना, है ना। तो कॉटन पर जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू आयरन, है ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूले की बात करूं, ट्रू वेट फॉर कॉटन ये बराबर हो जाएगा अपेरेंट वेट ऑफ कॉटन प्लस बॉइंट फोर्स ऑफ कॉटन। अपेरेंट वेट और ट्रू वेट ऑफ आयरन अगर मैं लिखूं तो अपेरेंट वेट ऑफ आयरन प्लस बॉइंट फोर्स ऑफ आयरन। अब आप ये बताओ कि ये दोनों तो दोनों के सेम है ना, अपेरेंट वेट ऑफ कॉटन और अपेरेंट वेट ऑफ आयरन दोनों का सेम है ना। कितना आया था, 1000 न्यूटन। लेकिन बॉइंट फोर्स क्या दोनों का सेम होगा, तो आंसर है बॉइंट फोर्स कॉटन का ज़्यादा होगा। बॉइंट फोर्स किसका ज़्यादा होगा, कॉटन का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और कॉटन का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। कॉटन का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होने से बॉइंट फोर्स भी कॉटन का ज़्यादा हो जाएगा। और बच्चों बॉइंट फोर्स अगर ये वैल्यू कॉटन की ज़्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल जो पूरी फुल वैल्यू है यानी ट्रू वेट है वो कॉटन का ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ट्रू वेट ऑफ आयरन, क्योंकि बॉइंट फोर्स आयरन का क्या है, कम है। क्यों कम है बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आयरन इज लेस, है ना। तो बॉइंट फोर्स ऑफ आयरन इज ऑल्सो लेस। ठीक है, बॉइंट फोर्स कम हो जाएगा आयरन का तो ट्रू वेट ऑफ आयरन भी कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला ट्रू वेट ऑफ कॉटन इज ग्रेटर देन ट्रू वेट ऑफ आयरन। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लिफ्ट वाला जो एक प्रॉब्लम होता है उसको। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।